क्या ज़रूरत थी छोटी बहू बाहर से नाश्ता मिठाई लाने की? तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं और तुम अपनी मनमानी करने लगी हो। शारदा जी ने गुस्से से अपनी छोटी बहू काजल को डांट लगाई। पर मम्मी जी, दीदी के मायके वालों को सिर्फ सूखा नाश्ता भेजना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए पास के रजनीश होटल से फटाफट मैं नाश्ता लेकर आ गई। काजल ने अपना पक्ष रखा। देवरानी को अपनी तरफ से बोलता देख उसकी जेठानी रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। जो हिम्मत आज तक वह नहीं दिखा सकी, वह उसकी छोटी बहन समान देवरानी ने दिखा दी। सुबह की सारी बातें रागिनी की आंखों के सामने घूमने लगी। मम्मी जी, आज मेरे भाई भाभी हमसे मिलने आ रहे हैं। मैंने बताया था ना कि वो यहाँ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए हैं। सुबह ही बारात के साथ आए हैं, शाम को हमसे मिलने आएंगे। रागिनी ने अपनी सास शारदा जी से कहा। शारदा जी ने बहू की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। कोई उत्साह नहीं दिखाया। उनके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? वे रात का खाना नहीं खाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए हमसे मिलने आएंगे। रागिनी ने फिर कहा, अभी से क्या तैयारी करना, तब की तब देखेंगे। चाय के साथ बिस्कुट भुजिया रख देना, काफ़ी होगा। शारदा जी ने कहा। रागिनी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। घर की नई नवेली छोटी बहू काजल यह सब देख सुन रही थी। ठीक शाम 5 बजे रागिनी के भाई भाभी उसके घर आ गए। आइए भैया भाभी, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। रागिनी ने प्यार और सम्मान के साथ अपने भाई भाभी को बिठाया। मम्मी जी उठिए, रागिनी भाभी के भाई भाभी आए हैं, आपके बारे में पूछ रही हैं। छोटी बहू काजल शारदा जी के कमरे में जाकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। शारदा जी ने रूखे सुर में कहा, पर मम्मी जी, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। अच्छे से खाना पीना खाया, फिर मौसी जी से फ़ोन पर घंटा भर बड़े उत्साह से बात की। अचानक से ऐसा क्या हो गया? काजल ने पूछा। मैंने कहा ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ज़्यादा वकील बनने की कोशिश ना करो। आप जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। शारदा जी ने काजल को कमरे से जाने को कहा। दीदी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह आराम कर रही हैं, काजल ने अपनी जेठानी रागिनी से कहा। रागिनी को बहुत बुरा लगा कि उसकी सास जानबूझकर उसके भाई भाभी का अपमान कर रही है। यह पहली बार नहीं था, हमेशा से ही होता आ रहा था। भैया, मेरे ससुर जी और आपके जीजा जी बस थोड़ी ही देर में ऑफिस से आते ही होंगे। देवर जी को समय लग जाएगा। ससुर जी का यह आखिरी साल है नौकरी का, रागिनी ने कहा। रागिनी दीदी, हम मिठाई नमकीन ले आए हैं, आपकी सास के हाथ में देना चाहते हैं, यह आप रख लो। आपकी सास की तबीयत पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं। रागिनी की भाभी बोली। हाँ भाभी, चलिए, मम्मी जी के कमरे में उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वे कहेंगी कि तुम्हारे भाई भाभी हमसे मिले तक नहीं। शारदा जी के कमरे में जाते ही, नमस्ते आंटी जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? रागिनी के भैया बोले। अरे, आप लोग कब आए? सिर में बहुत तेज दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा है, थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर लगेगा। शारदा जी बोली। जी ज़रूर, आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर बहनोई जी का इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं, रागिनी का भाई बोला। तब तक काजल मेहमानों के लिए पास की दुकान से नाश्ता ले आई। रागिनी का पति मयंक और ससुर जी ऑफिस से आ जाते हैं। ससुर जी ने भी बहू के मायके वालों से मिलने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। नमस्ते का जवाब नमस्ते में देकर अपने कमरे में चले गए। मयंक मेहमानों के साथ जरूर बैठा। रागिनी के भाई ने रागिनी और काजल दोनों को शगुन का लिफाफा दिया और रागिनी की 2 साल की बेटी नित्या को एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट की। मेहमानों के जाते ही शारदा जी भली चंगी होकर कमरे से बाहर आ गईं और काजल को खूब डांट लगाई। आगे से ऐसा दोबारा ना हो पाए, मेरे खिलाफ गई तो अच्छा नहीं होगा। शारदा जी ने दोनों बहुओं को चेतावनी दी। काजल, शादी के बाद
एक लड़की पर ससुराल और मायके दोनों जगहों के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर ससुराल वाले मायके के लोगों को पसंद न करें, उसकी इज्जत न करें, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, रागिनी ने दुखी स्वर में कहा। पर दीदी, मायके वालों की इज्जत रखना भी हमारे हाथ में होता है। हमें इस विषय में बड़ों से खुलकर बात करनी होगी। हमें बताना होगा कि हमारे लिए हमारे मायके वाले कितने महत्वपूर्ण हैं। हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात बताइए दीदी, मेरी और आपके देवर जी की शादी में आपके मायके से आपके भाई भाभी नहीं आए थे क्या? मैंने उन्हें पहली बार देखा है, इसीलिए पूछ रही हूँ, काजल ने कहा। अब क्या बताऊं काजल, मेरे मायके से कोई नहीं आ पाया। कारण थे हमारे ससुराल वाले। तुम्हारी शादी में यहाँ से बारात तुम्हारे मायके जबलपुर जाने वाली थी। दो बस बुक की गई थी बारात के लिए। मेरा मायका गोविंद में है, जो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ससुराल वाले चाहते तो मेरे मायके वालों को यहीं बुला लेते बारात में चलने के लिए, हम सब साथ चलते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे मायके वालों को लेने बस उनके घर तक नहीं पहुंची। उनसे कह दिया गया रात 2 बजे, वह भी ठंड के समय, हाईवे रोड पर पहुंच जाएं। उनके पास काफ़ी सामान था और बारात के लिए नाश्ते की बॉक्स भी थे। मेरी भाभी तब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे ससुराल वालों का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना मेरे मायके वालों को अच्छा नहीं लगा। तब मैं ही उन्हें शादी में आने से मना कर दी थी। तब भी मेरे मायके वालों ने 11,000 रुपये का शगुन भेजा था। आज मेरे भाई के 3 महीने के बेटे को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे समझाया है कि बेटा, अपने सास ससुर के प्रति हमेशा सम्मान का व्यवहार रखो, भले ही वह मायके वालों को पसंद ना करती हो, रागिनी ने दुखी स्वर में काजल से कहा। थोड़े दिनों बाद काजल की मौसी रेनू का किसी काम से शहर में आना होता है। वह उनसे मिलने आई हैं। रेनू बहुत अच्छे स्वेटर बुना करती थी। अपने हाथ से बुने स्वेटर वह अपने खास रिश्तेदारों को उपहार करती थी। काजल, ये तुम्हारे लिए स्वेटर जरा पहन कर तो बताओ कैसी लग रही है, रेनू ने उत्साहित होते हुए कहा। मौसी, स्वेटर का डिजाइन तो बहुत सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन भी कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे जरूर पहनूंगी, काजल ने खुश होते हुए कहा। काजल की मौसी ने 500 रुपये रागिनी की बेटी को शगुन में दिए। यह क्या रेनू जी, आपने तो हमारी बहू को एकदम देहाती बना दिया। आजकल कौन हाथ के बुने स्वेटर पहनता है, शारदा जी ने रंग में भंग डालते हुए कहा। रेनू जी का मुंह छोटा सा हो गया। उन्होंने काजल से कहा, बेटा, स्वेटर पसंद ना आया हो तो वापस दे दो। शारदा जी सही कह रही हैं, आजकल कौन पहनता है हाथ के बुने स्वेटर। नहीं मौसी, स्वेटर तो सचमुच बहुत सुंदर है और अच्छी क्वालिटी का भी, मैं ज़रूर पहनूंगी, काजल ने कहा। मौसी जी ने तुरंत वहां से विदा ले ली। तब काजल ने रागिनी से कहा, भाभी, हमारे मायके वाले तो 1 साल में 1 आध बार ही आते हैं, वह भी कुछ घंटों के लिए, सिर्फ हमसे मिलने या शगुन देने, पर हमारे ससुराल के रिश्तेदारी से तो आना जाना लगा ही रहता है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, लाठी ऐसे चलेगी कि चोट भी लगेगी और आवाज भी नहीं होगी, काजल ने कहा। कुछ ही दिनों बाद शारदा जी के मायके से उनके भाई भाभी का आना होता है। अरे रागिनी, काजल, मामा जी आने वाले हैं, गेस्ट रूम अच्छे से तैयार कर देना, नाश्ता बाहर से मंगवा लेंगे। दोपहर के खाने में पूरी, 2 तरह की सब्जी, रायता, ढोकला और मीठे में हलवा बनेगा, और रात के खाने में मेथी मटर मलाई, दाल फ्राई, जीरा राइस और लच्छा पराठा बनेगा। मेरे भाई को पंजाबी खाना बहुत पसंद है, उन लोगों को मॉल घुमाने भी ले जाएंगे। तुम दोनों अच्छे से व्यवस्थित रूप से तैयार होकर रहना, देखना उन्हें किसी भी बात की कमी ना हो पाए। और रागिनी, तुम काम वाली के साथ मिलकर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, रजाई, तकिया निकाल लेना, शारदा जी हाथ नचाते हुए बोली।
दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तय समय पर शारदा जी के भाई भाभी भी आ गए। मयंक उन्हें स्टेशन लेने गया। काजल ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। अरे शारदा दीदी, आपकी बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही है? शारदा जी की भाभी ने पूछा। काजल, रागिनी कहाँ है? बाहर क्यों नहीं आई? शारदा जी ने गुस्से से पूछा। मम्मी जी, रागिनी दीदी को तेज बुखार है, वे अपने कमरे में आराम कर रही हैं, काजल ने कहा। अभी तो अच्छी खासी थी, अचानक से क्या हो गया उसे? शारदा जी ने धीरे से पूछा। सब रागिनी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ बहू? मामी जी ने पूछा तो रागिनी बोली, मामी जी तेज बुखार है, जरा सी कमजोरी भी महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सब कमरे से बाहर आ जाते हैं। मयंक और उनके पिता ने आज छुट्टी ले रखी थी। माँ के कहने पर मयंक बाजार से नाश्ता ले आया। अरे काजल बहू, ये तुम्हारी और रागिनी के लिए सूट मटेरियल है, अब बताओ पसंद आया कि नहीं? माफ कीजिएगा मामी जी, पर मैं इस तरह के सूट नहीं पहनती, रंग भी बहुत भड़कीला है, एकदम देहाती। काजल ने हिचकिचाहट से कहा। क्या बकवास कर रही हो काजल, इतना अच्छा तो सूट है, तुम्हें पसंद नहीं आया अब क्या? तो भी उनका दिल रखने के लिए कह देती, इतने रूखे स्वर में बोलने की क्या जरूरत थी? शारदा जी ने काजल को किनारे लाकर धीरे से कहा। पर मम्मी जी, मेरी मौसी के द्वारा लाई उपहार पर आपने भी तो ऐसी टिप्पणी की थी, तब उन्हें भी तो बुरा लग सकता है, यह आपने नहीं सोचा? इसके बाद शारदा जी ने अपने मायके वालों के सामने चुप रहना ही सही समझा। दोपहर के खाने के वक्त शारदा जी ने कहा, यह क्या, एक सब्जी, मीठा भी नहीं बनाया? तुम्हें तो मेहमानों की खातिरदारी करना भी नहीं आता। मम्मी जी, रागिनी दीदी के भैया भाभी भी तो मेहमान थे, मेरी मौसी भी तो मेहमान थी, तब तो आपने कहा कि उनकी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं। बहू के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शारदा जी हक्की बक्की रह गई। वह कुछ कहे बिना वहां से चली गई। वह आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। रात को आइसक्रीम खाने जाने का प्रोग्राम बना तो बहुओं ने बहाने बनाते हुए साथ जाने से मना कर दिया। शारदा जी के भाई भाभी को उनकी बहुओं ने जरा भी मान नहीं दिया। शारदा जी की गैर मौजूदगी में दोनों बहुओं ने अपने इस बर्ताव के लिए मामा मामी से क्षमा मांगी। मामी जी, हमें माफ कीजिएगा, हमने मम्मी जी को एहसास दिलाने के लिए गलत व्यवहार किया। जब हमारे मायके वालों का अपमान होता है तो हमें कितना बुरा लगता है। रिश्तेदार तो सभी के बराबर होते हैं, चाहे वह सास के हो या बहू के, काजल और रागिनी ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद ससुराल के 2-3 रिश्तेदार आए, उनके साथ भी दोनों देवरानी जेठानी ने यही बर्ताव किया। उन्होंने यह दर्शा दिया कि बहू के मायके वालों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करना ही होगा, तभी बहू से भी सम्मान पा सकेंगे। कुछ दिनों बाद रागिनी अपने मायके गई। वहां से आकर रागिनी ने अपने साथ लाए गए सारे उपहार अपनी सास को बताए, जो उसे मायके से मिले थे। मम्मी जी, मेरी भाभी ने आपके लिए छोटा सा उपहार भेजा है। शारदा जी ने उत्सुकतावश उसे खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताबें थीं, जिसमें सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए यह बताया गया था। बहू के मायके वालों से कैसा बर्ताव किया जाने वाला चाहिए यह बताया गया था, जिसे देखकर शारदा जी की तीरियां चढ़ गई। आपने तो बहू को निर्जीव समझ रखा है, आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना भी अच्छा क्यों न करें, उसमें कमियां निकालना जरूरी होता है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से आगे से कुछ भी नहीं आएगा, रागिनी ने कहा। दोनों बहुओं ने अपनी सास को आज आईना दिखा दिया था। देवरानी जेठानी की एकता के सामने सास की अकड़न हार गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।